अस्सलाम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, व्हाट इज अप? अच्छा, अगर आज तो है आप जुमेरात और कल है जुमा। ओके फाइन, सो इम्कानात अब भी रोशन हैं कि ओह गॉड शायद नो, प्लीज स्टॉप। नहीं Stop देखिए, it. मैं किसी उम्मीद अफजा बात के साथ दिन का आगाज करना चाहता हूं कि इम्कानात अब भी रोशन हैं कि शायद आज शाम तक या कल सुबह तक कोई हतमी बात अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर, इसका दूसरा दौर इस्लामाबाद में ड्यू है, आप जरा हम सामने दोनों आ का ये जरा डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव देखें कि मैं आज का आगाज ये करना चाह रही थी कि अगर तो आपने टीवी लगाया और आप हमसे सुनने के इंतजार में थे कि ये कब होगी मुज़ाकरात, तो हमें खुद नहीं पता, सो डोंट वेट अप फॉर अस। लेकिन अब्दुल्ला जो है वो बहुत मैं जुमे के लिए या हफ्ते के लिए मुसिर हूँ काइंड ऑफ, और हम इस पर सर्टनली बात करेंगे बात तो कि करेंगे, of ये जो course. तूल आया है इन मुज़ाकरात में, इसका फ़ायदा किसको होगा, किसको ज़्यादा लेवरेज हासिल हो सकता है, नेवल ब्लॉकेट अभी तक बरकरार है, फिर इत्तफाक़ ना होना ईरानी सिविलियन गवर्नमेंट NIRGC के जनरलों के दरमियान, उस बारे में भी अब मुताद्दिद इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। हाउएवर देखिए, अमेरिका में बाय द वे आपको पता है एक और इस्तीफा आया है। जी बिल्कुल, आज सुबह ही की खबर में मैं ये सुन रही थी। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेकिन एनीवे अब हम कुछ हतमी तो बता नहीं सकते कि कब मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, हो तो जाएंगे यकीन से, वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाउएवर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके बयान पर भरोसा किया जाए तो कल उन्होंने जुम्मे तक मुज़ाकरात शुरू करने का इशारा दे दिया था, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं। आई रियली हैव नो फेथ ऑन दैट दो। उनका कहना था कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है, और उधर ईरान की तरफ से मुसलसल ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात पे कोई जल्दी नहीं है। ऑनेस्टली इट इज प्लेइंग सो कूल, अगर कोई वर्ड यूज करना है ना, दे आर प्लेइंग सो कूल कि जितनी इमरजेंसी और वॉर फुटिंग जिसको कहते हैं, वॉर हालांकि तुम्हारे घर में हो रही है, वो अमेरिका की तरफ से आ रही होती है ना कि बस 72 घंटे तो फलाना घंटे और हम जहाज में ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, आ जाएंगे, तुम हाँ करो। दे आर चिल्ड, देखिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर गुज़श्ता 48 घंटों की कहानी जो अब रिपोर्ट की जा रही है उसको देखें तो लिटरली अमरीकी नायब सदर तैयार थे, सूटकेस बंद करके तैयार CNN थे। की एक्चुअली ये पूरी एक स्टोरी पूरी टाइमलाइन है, पूरी हाँ। टाइमलाइन बताई गई है, सूटकेस बंद करके तैयार थे। और जब आपने भी या हमने भी कहीं जाना और बिल्कुल प्लान रेडी हो और उसके बाद लास्ट मिनट वो कैंसिल हो जाए तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, भी होती है, और खासतौर पे इतनी तैयारी हो। अच्छा, सूटकेस आपने इस तरह कहा है ना, यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिग पीपल, इनके भी ऑब्वियसली सूटकेसेस होते होंगे। थैंक यू, लेकिन मेरे दिमाग में टैची आया था, पता नहीं क्यों मैं टैची तक चली गई थी। टैचियां तैयार हैं क्या? टैची तैयार थे इनके, बट एनीवे फिर कुछ हुआ नहीं हुआ। अब ईरान के इस रवैये को आलमी सतह पर ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही। पाकिस्तान तो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए, मगर कल चीन, बरतानिया, रूस और दीगर मुल्कों ने भी फ़रीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया है। अब ईरान पर लचक दिखाने के लिए निस्बतन दबाव बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी इसकी भी वजूहात बताई जा रही हैं। ईरान के फौरी मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आने पर ऐसी जो ऑब्वियसली कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, जोर पकड़ रही हैं कि ईरानी क़यादत के अंदर शायद इस मामले में इख्तिलाफ राय मौजूद है। ये हम कल भी एक्चुअली बात कर रहे थे कि मे बी देयर इज सम डिवीजन इनसाइड द यू नो कैंप ओवर देयर, जिससे एक मजबूत और मुत्तहिद ईरानी क़यादत का तसव्वुर मुतासिर होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। वरना ऑब्वियसली हर कोई यही कहता है कि जी हम बड़े यूनाइटेड हैं और हमारे जो फैसले होते हैं वो बड़े, और फिर राबते का, कम्युनिकेशन का भी मसला है विद द सुप्रीम लीडर, और जो उनसे कम्युनिकेट करना और उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आना बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न। ज़ाहिर है उनके वालिद को जिस तरह शहीद किया गया, आयतुल्लाह ख़ामनाई को, इस बारे में भी बहुत कंसर्न है। सो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। सो मुताद्दिद ज़राए मुतज़ाद बातें करते हैं कि अगर उनके साथ बैक एंड फोर्थ कोई कम्युनिकेशन करना चाहे भी तो वो पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से वक्त दरकार होता है और ईरान वो वक्त ले रहा है। सो ये है सूरत हाल। अगर ईरानी क़यादत सफारतकारी को मौका देने में ज़्यादा ताख़ीर करेगी तो दुनिया भी ज़रा परेशान है कि फिर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह का रवैया है सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और एक और जो इसमें बात है ना कि इस वक्त हमदर्दी जो है वो ईरान के साथ है, और हमदर्दी की भी एक ना शेल्फ लाइफ होती है, तो उसमें भी इफ़ यू डिले टू मच और अगला आपको मनाने की, लेट्स सपोज, हालांकि इस सिनारियो में मनाने वाली बात तो कोई नहीं हो रही, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, वो कोशिश कर रहा है, सारे देख रहे हैं, वो अपनी एग्जॉस्ट कर रहा है कोशिशें, और आप रूठे ही हुए हैं,
तो वो हमदर्दी का एलिमेंट भी थोड़ा सा कम होता चला जाता है। तो लिहाजा राइट नाउ इस बारे में हमें शायद मुझे लगता है कि इसको इस तरह नहीं पुट करना चाहिए, लेकिन अब ये तुम रूठे हम छूटे वाली बात नहीं है, मेरा ख्याल है उनकी ऑब्वियसली अपनी। ये वो वाली बात नहीं है जो हाल हुआ है ईरान का, मतलब ऑब्वियसली, और जो नंबर्स हैं जहां लोग शहीद हुए हैं कि जंग खत्म हो, और है भी। तो अब दोनों की इंट्रिंसिकली ख्वाहिश अगर ये है तो जस्ट कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। ईरान के साथ दुनिया भर में मौजूद हमदर्दी के जज्बात आपको पता है मौजूद हैं, लेकिन बाज आ रहा ये है कि वो धुंधले पड़ रहे हैं। अब दुनिया समझ रही है कि गेंद ईरान के कोर्ट में है। ईरान अगरचे मुज़ाकरात से अक्सर इनकारी नहीं है। अभी सुबह भी हम देख रहे थे मसूद पेज़ेश्कियान साहब की एक्स पर पैगाम आया जिसमें उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन साथ ही साथ अपने खदशात का भी इजहार किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मफाद के लिए बेहतर है तो इक़दामात करेंगे। ये भी कहा कि वो समझते हैं कि सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का बयान भी सामने आया कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समुंदरों की या समुंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, यानी कि नेवल ब्लॉकेट। दैट इज द कोर पॉइंट। और अगर अमेरिका भी, जिस तरह हम शुरू में चलो मजाक ही कर रहे थे कि वो अपने टैची बांध के बैठे हुए हैं एंड ऑल दैट, लेकिन इफ़ यू रियली आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड कीन अबाउट इट, एक तो अपनी ये जो 24 घंटे में 36 स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर ज़रा कंट्रोल करें और ये ब्लॉकेट भी हटाएं। बेसिकली दैट इज़ व्हाट कैन मूव थिंग्स फॉरवर्ड। तो लिहाजा अब वेयर डज एवरीबडी स्टैंड, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक टू आवर गेस्ट्स। सबसे पहले तो जरा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हाउ अबाउट दैट? हाँ, या आप कुछ और भी बताना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कल और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई ना, वी जस्ट ब्रिंग एवरीबॉडी अप टू स्पीड के क्या हुआ है ताकि दिन के आगाज में सब कुछ पता लग जाए। दूसरी तरफ ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपना होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने पर 2 गैर मुल्की कार को बहरी जहाज़ों को कल कब्जे में लिया है। अच्छा, ये बाय द वे हम उसको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल, और इसकी फुटेज भी सामने आई है। अपना होर्मुज़ की बंदिश के बारे में दुनिया की तशवीश और परेशानी भी बढ़ती जा रही है। 50 डेज प्लस कोई आमदोरफ्त नहीं है यहाँ से। जहाँ बाकी ममालिक मुतासर हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि यूरोप भी महफूज नहीं है। आपने होर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए कल से बरतानिया फ्रांस की सरबराही में लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। दैट इज समथिंग ऑल्सो वी शुड लुक आउट फॉर। सो कल से बरतानिया फ्रांस की सरबराही में कल से एज इन टुमारो से एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कि आपने होर्मुज़ को क्या होना है, मतलब किस तरह खुलवाना है, कोई हिकमत अमली दुनिया की तरफ से सामने आए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज मिलिट्री फोर्सेस के खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, बट राइट नाउ चलें, ये तो आपने अच्छा किया कि बता दिया कि क्या क्या हो रहा है अराउंड दिस। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा खसूसी फ्रॉम इस्लामाबाद, बिकॉज बाकी चीज़ें तो इधर उधर होती रहेंगी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और इस्लामाबाद अभी तक बंद है, खुल गया है, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि थोड़ी सी वो जितने भी आप अकोमोडेटिंग और हॉस्पिटेबल हो, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है जब आपको ना पता हो कि ये अगला मरहला जो है वो कब होगा। एजाज, ऐसा ही है? बिल्कुल हुमा, ऐसा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनसर्टेनिटी जो है वो रूल कर रही है इस्लामाबाद के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे जो स्कूल हैं, पर्टिकुलरली जो रेड जोन के इर्द गिर्द हैं, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। जो सरकारी दफातर हैं 23 तारीख को आज से उनको ऑनलाइन किया गया है। जो रेड जोन के अंदर हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट दफातर हैं, उनको ऑनलाइन करने के बारे में कहा गया है। सड़कें खाली हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, और आपको पता है चूँकि डाउनटाउन एरिया है रेड जोन का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, तो जब डाउनटाउन एरिया को आप बंद कर देंगे तो शहर में नकलो हरकत जो है वो बड़ी मुतासर होती है। कारोबारी मराकज़ बंद हैं। अच्छा, और एक बहुत बड़ा मामला है, इन मुज़ाकरात की नज़र हो गया, अक्सर हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो ये है कि चूंकि बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दी जा रही, उसकी वजह से शहर के अंदर जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं, डबल हो गई हैं। जो डेयरी की मसनूआत दूसरे शहरों से आती थी वो नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से अगेन डेयरी के लिए एक मसला बनता जा रहा है यहाँ पर शहर के अंदर। तो शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना है, और अरेंजमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हुए इन टॉक्स के, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। दूसरे शहरों की जो पुलिस है
उसको बुलाया गया है। पंजाब पुलिस अच्छा, अब चूंकि हम जाते हैं, अरेंजमेंट्स वो बताती है। इंटैक्ट हैं तो ये अरेंजमेंट्स कब तक इंटैक्ट रह सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह शहर को बंद करने की भी तो कोई टाइमलाइन होगी ना हमारे जहन में। सो आज का दिन अहम है, फिर कल का दिन अहम है, हम क्या समझें कि ये वीकेंड तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी? हमें अब भी उम्मीद है? इस्लामाबाद में जो आपके सफारती ज़राए हैं, जो आपके ज़राए हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको? अच्छा, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। अमरीकी मीडिया ने कल रिपोर्ट किया कि जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे। ये अमरीकी मीडिया से रिपोर्ट आई है। मैंने हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसके जो टॉप लोग हैं जो ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात में बरह रास्त इन्वॉल्व है, बरह रास्त उन्हें चीज़ों का पता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या जुम्मे वाली बात दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज अ फ्लोट, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है और ये फाइनल नहीं है, यानी कि जुम्मा भी फाइनल नहीं है। अच्छा, और फिर मैं खाली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे नहीं रुका, मैंने चेक किया ईरानी गवर्नमेंट को मैंने चेक किया। तो ईरानी गवर्नमेंट से भी जो उनके बड़े अहम ओहदेदार हैं उनसे मैं राब्ते में हूँ, जो कि ज़रा इन टॉक्स से राब्ते में हैं। उनका भी यही बयान था कि नथिंग इज फाइनल येट। तो मेरा ये ख्याल, जो मुझे समझ में आई ये बात, वो ये है कि ईरानी गवर्नमेंट पाकिस्तान को कन्वे कर रही है टाइम टू टाइम और एक्यूरेटली कन्वे कर रही है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात की जो डेट है वो डेट हो जो ट्रंप ऐलान करते फिरे, ये ट्रंप का कोई नुमाइंदा ऐलान करता फिरे। तो ईरानी गवर्नमेंट इस हवाले से भी बड़ी केयरफुल है। ये बात दुरुस्त है। आगे मैं आपकी दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, आप दोनों की, अब्दुल्ला और रहमा, जब आप आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जी उनके जो रूहानी पेशवा है मुज्तबा खामनाई, वो सिक्योर जगह पे हैं, ज़ाहिर वहाँ से टाइम लगता है। और मैं जब यहाँ पर ईरानी सफारत खाने से या ईरानी गवर्नमेंट के हुकाम से उधर राब्ते कर रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि कम से कम 3 दिन लगेंगे हमें जवाब आने में। और वही जब आप देखिए ना कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है कल वाली के, जब ईरानी जो एम्बेसडर है वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, वो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ईरान जो है बहुत केयरफुल है। देखिए ईरान का जो ट्रस्ट लेवल है ना अमेरिका के ऊपर, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। As it should actually, जो उनके साथ हुआ है, तो ट्रस्ट तो डेफिनेटली, मतलब जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हो आज से 6-7 हफ्ते पुरानी बात है, और मुज़ाकरात के दौरान अगर अटैक हो जाए तो कहाँ ट्रस्ट रहना है? सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल एजाज। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको पता है ना कि मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, वहां पे बम कर दिया गया। जी जी। तो वो जो केयरफुल है ना ईरानी, उनकी बहुत सारी वजूहात है। और वो जो बात आपने कहा ना कि सिंपैथी की शेल्फ लाइफ है, बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट मैटर ऑफ सिंपैथी। हम पाकिस्तानी लेंस से या एक फॉरेन लेंस से ईरानियों को देख रहे हैं, ईरान का अपने जो लोग हैं वो भी तो देख रहे हैं ना। शायद ईरान की जो रिजीम है उसके लिए लोगों का बहुत ज्यादा मोहब्बत ना हो, लेकिन लोग खड़े हो गए हैं अपनी मदरलैंड के लिए। ये हम भूल जाते हैं बात, मतलब दुनिया भूल जाती है, पाकिस्तान ने तो खैर याद रखा, तो वो मदरलैंड के लिए भूल जाते हैं। आप देखें जून के महीने में लास्ट ईयर जंग हुई थी, जब आपको याद हो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और फिर एक जंग हो गई थी। जून का महीने में जंग होती है, 6 माह बाद जो ईरानी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज हुए, जिसका ईरानी गवर्नमेंट ने खुद भी माना। और ईरानी गवर्नमेंट ने तो ये कहा कि इन एहतजाज के पीछे कुछ और ताकतें थी, ये खाली एहतजाज नहीं थे। लेकिन एहतजाज तो हुए, इसका मतलब लोग तो बाहर निकले, लेकिन उसको रिजीम ने कंट्रोल किया। तो मुमकिन है कि रिजीम के बारे में लोग कोई इतने आइडियल ख्यालात ना रखते हों, लेकिन लोग अपने मुल्क के बारे में, लेकिन वतन से मोहब्बत तो यकसा है। मतलब जब वतन की हिफाजत पे बात आती है तो फिर सब एक सफ में खड़े नजर आते हैं। That's right. फिर अपनी डिफरेंसेस जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, और ये चीज आपको यूनाइट करती है। हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, हमारे भी और एजाज भी हमें अपडेट कर रहे थे। अभी तक इस्लामाबाद में वही सूरत हाल है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, टाइट सिक्योरिटी जैसे कहते हैं ना वो है। अभी अमरीकी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली फ्राइडे, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है जब अमरीकी मीडिया की तरफ से कुछ बताया जाता है, और उनकी तरफ से तो इनफैक्ट अनाउंस भी कर दिया गया था
गुज़श्ता दफ़ा की हम बात कर रहे हैं कि बस रवाना होने वाले हैं या हो जाएंगे, आज शाम तक होंगे, वो So the नहीं ball हुआ is not क्योंकि in ईरानी वक्त की तरफ से because the सिग्नल नहीं ball आया। is in Iran's court Right at now. the moment. Yeah. तो लिहाजा वो ही फैसला करेंगे कि हम कब बात करना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं, और पूरी दुनिया, अमेरिका इंक्लूडेड, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर सिग्नल, और वो दे आर टेकिंग देयर टाइम फॉर यू नो मिरियड ऑफ रीजंस, जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे, कम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं वहाँ, और एजाज जिस तरह हमें बता रहे थे कि वो अपनी चूजिंग से टाइम डिसाइड करेंगे कि हम कब करना, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर हियरिंग फ्रॉम द 23 यूएस अप्रैल कैंप। ऑलरेडी आज हो चुकी है, अगले माह डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना भी है, जहां उन्होंने सदर शी से मुलाकात करनी है। इससे पहले आपको पता है ना, वो ट्रूथ सोशल पे एक और बयान दे चुके हैं कि मैं ये जंग खत्म करा दूंगा, और सदर शी मुझे गले लगाएंगे और मेरे कान में फला कहेंगे। मतलब ये सारी बातें भी हो चुकी हैं। सो सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि उनके अहम तरीन दौरा चाइना से कबल इस जंग का मामला एटलीस्ट एक तरफ सेटल हो जाए, फिर अमेरिका के जो खलीजी ममालिक में इत्तेहादी हैं उनका दारोमदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल सप्लाई पे है, वो बंद है, वो बंद है। अच्छा। और नो डाउट वो बहुत फिनेंशियली सॉलिड एंड साउंड है, लेकिन कब तक? अच्छा, अब आई एम सॉरी, आई विल गो बैक टू आपने जो सदर ट्रंप की ट्रूथ सोशल पे ट्वीट्स की बात की है ना, उनके मैसेजेस जो आते हैं, एज ब्रॉडकास्टर्स, हम जो इधर बैठे हुए हैं, एज सहाफ़ी जो पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही होती है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। मतलब सदर ट्रंप ने एक जो मुश्किल डाली हुई है ना सहाफ़ियों को, वो ये है टू कीप अप विद हिज ट्वीट्स। लिटरली आप अभी बात ही कर रहे होते हैं उनके किसी मैसेज की, आप उस पर तज्जिया ले रहे होते हैं कि इसका क्या मकसद हो सकता है, इसकी क्या बैकग्राउंड हो सकती है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, कि लो एंड बिहोल्ड हियर कम्स अनदर। और पता है क्या, मतलब वन आफ्टर अनदर, पल में तोला पल में माशा, आपने सुना जी, है जी, ना, वो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। ट्रूथ सोशल पे बाय द वे हुमा वो अपने बयानात जारी बिल्कुल। करते हैं, और बस उसमें एक ही चीज कॉमन होती है, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। हाँ, थैंक यू फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ठीक है, जे बाकी ट्रंप। चीजें तो एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं। एक ट्वीट उनकी दूसरे ट्वीट के साथ, मतलब अगर टाइमलाइन उनकी ट्वीटों की बनाई जाए ना, चले आई एम कॉलिंग इट ट्वीट, बट वी रियलाइज कि वो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है जिस पे वो करते हैं, फाइनली तो खैर वो एक्स पे आई जाती हैं चीज़ें, तो वो एक पूरा एक टाइमलाइन, एक ट्रेन बन सकती है कोई 100 किलोमीटर की, जिनमें सारी उनकी ट्वीटें जो होंगी ना, ट्वीटें वो बोगियाँ होंगी, और किसी में कुछ और मवाद होगा, किसी में कुछ और मवाद होगा। वी आर जस्ट सेइंग दिस इन अ लाइटर वेन, हाउएवर इतनी भी लाइटर वेन नहीं है, बिकॉज वो उनकी ट्वीट्स जो होती हैं वो उनकी तरफ से बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं। यस, ये दूसरी बात है कि वो बड़ी जल्दी से यू टर्न ले लेते हैं अपनी ही कोई लिखी हुई बात पे, एंड ही डज नॉट माइंड दैट एट ऑल, और बाकी दुनिया भी चल पड़ती है फिर उसी डगर पे, बिकॉज अब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं। ही थिंक्स इन दोज ट्वीट्स, यू नो, ये होता है ना, एक आप सोच के उसके बाद कुछ लिखते हैं, नो, ही इज टाइपिंग इट आउट व्हाइल ही इज थिंकिंग एज वेल। सो यूएस नेवी सेक्रेटरी भी आपको पता है उन्हें मजबूर किया गया इस्तीफा देने पर, सो ही इज आल्सो Yes. लीविंग ओवर द नेवल ब्लॉकेट वाला इशू। ये जो ट्रंप का सर्कल है ना, जो कि बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें, बहुत से पब्लिकेशंस जो हैं वो इस बारे में बात कर रही हैं कि ये इनका सर्कल जो है वो बहुत टाइट होता जा रहा है। मतलब सारी सेन वॉइसेस इन फॉरेन डिप्लोमेसी, इन फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत निकलती जा रही हैं, और लिटरली कोई 4, 5, 6, 10 लोग रह गए हैं। अच्छा, डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, दोनों चाहते हैं कि जंगबंदी हो, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन शायद बढ़ी रही है क्योंकि वो अगर बिल्कुल तैयार थे आने के लिए और नहीं आगे से ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेट तो होगी ही दूसरी पार्टी। ये जो तूल हो रही है बात, तवील हो रही है बात, ये जो तूल आ रहा है मुज़ाकरात में, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसको होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? किसको मौका मिलेगा कि वो लेवरेज बढ़ा सके अपनी? जो मार्जिनल फायदा नजर आता है वो ईरान को नजर आता है, बड़ा मार्जिनल, लेकिन ज्यादा तूल पकड़ गया तो ईरान फिर ज्यादा खुसारे में आ जाएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ पहली चीज तो यह है कि ईरान बड़ी मेच्योर किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। आप ईरान के बयानात देखें, मासिबाए बाकर कलिबाफ साहब के, क्योंकि वो एक पासदारान के जर्नैल भी रहे हैं, उन्होंने IRGC की जंग लड़ी है इराक के खिलाफ, बड़े कलीदी ओहदों पर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे हैं। उनकी जो फॉलोइंग है, उनके जो उनका इमेज है, उसको बरकरार रखते हुए अपने कौम को उन्होंने उस कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा के रखना है, अपनी फौज का कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ा के रखना है। तो उनसे कता नजर बाकी आप जितने भी उनके काबरीन हैं उनके बयानात देखें,
तो आपको नजर आएगा कि वो बड़े जचे तुले अल्फाज में अपने बयान दे रहे हैं। मैंने क्यों कहा आपसे कि अगर मार्जिनल तूल पकड़ा, मार्जिनल तूल में कामयाब हो गया ईरान, तो उसका फायदा है, क्योंकि ईरान चाहता क्या है, जिस तरह तूल देगा, और अभी उस प्रपोजल को वो फाइनल टचेस दे रहा है। आपने कल के बयान में डोनाल्ड ट्रंप के देखा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम उनके प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने इसीलिए चीज तैयार की गई है कि उनको मौका मिले कि वो अपने प्रपोजल को फाइनलाइज कर ले और हमें सबमिट कर दें। वो तो उस प्रपोजल को देर लगाने में वो तो सारी चीजें तकरीबन उनके 11 पॉइंट्स में थे। कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है, ये एक्सीडेंटल जो बात हो गई ब्लॉकेट, और उसके बाद जो उनके जहाज को कैप्चर कर लिया, उनके हमले को कैप्चर कर लिया, उनके इंजन पे को जो है नुकसान पहुंचाया, उसको प्रोजेक्टाइल मार के, तो वो तो एक एक्सीडेंटल बात हो गई। लेकिन दर हकीकत ब्लॉकेट का मामला उनके ईरान के लिए ज्यादा अब मसला बन गया है। हालांकि उससे पहले जब तक कि ब्लॉकेट नहीं हुआ था उस वक्त तक मसला सिर्फ एनरिचमेंट का था। अब रहा सवाल ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे आर्गुमेंट्स ये हैं कि ईरान के तकरीबन 90%, 95% जो फाइनेंशियल उसकी वो लाइफ है वो है ही कि उसके पोर्ट से जहाज निकले आए, उनको जो $500 की बात हो रही है। राइट डॉक्टर जमील, जरा इस एलिमेंट को भी बीच में लाएं। एक तो इट इज ट्रू कि जितना टाइम और आगे जाता जाएगा और चीजें होती जाएंगी जो कि कंटेंशियस होंगी नेचुरली, जैसे कि इस वक्त ईरान का ये कहना कि जी हमने 2 जहाज पकड़े हैं, अमेरिका का ये कहना ना वो अमेरिका के जहाज हैं ना इजराइल के जहाज हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब इस तरह तो हर दिन की एक डेवलपमेंट होगी जो कि एक इम्पेडिमेंट होगी फॉर एनी फर्दर पीस टॉक या जल्दी हो जाए। ऑब्वियसली दुनिया तो इज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ, भी हॉस्टेज हुई भी है ना, अब अभी तो इंतजार में बैठे हुए हैं। वहाँ लंदन जो है वो पूरी एक 30 मुल्क का कॉन्फ्रेंस करवा रहा है कल से। तो ये जितना टाइम इसको दिया जाएगा रोज कुछ ना कुछ और होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, टेट फॉर टैट होता रहेगा। IRGC ने कह दिया था जिस दिन उनका जहाज पकड़ा था कि वी विल नॉट लीव इट अनअबटेड, हम इसका जरूर हिसाब किताब करेंगे, उन्होंने कर लिया। तो अभी देखें कि कितना इसमें नरम सा एक बयान आया कि ना ये हमारे जहाज है ना हमारा लेना देना इससे कुछ, और वो इसीलिए कि इसको मेलो डाउन किया जाए, इसमें मजीद तुर्शी और इसमें मजीद शिद्दत ना आए, यही मकसद अमेरिका की तरफ से मालूम हो रहा है। अब आपने बात कहा कि जाहिर है हर एक दिन हर एक घंटा कठिन है पूरी दुनिया के लिए, ये ईरान को पता पड़ गया। ईरान को मालूम है कि इसका लेवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहली दफा ईरान को अंदाजा हुआ है कि उससे क्या जल्जला आएगा पूरी दुनिया में, क्या भूचाल आ जाएगी पूरी दुनिया में। माशी IMF की सरबराह वहां वो बयान दे रही है कि क्या हो रहा है, माशी भूचाल क्या आ रहा है दुनिया में और आगे जाके क्या आएगा। उधर से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर पड़ रहा है अपने कांग्रेसमैन का और अपने वुमेन का और साथ में सेनेटर्स का, अपनी अवाम का प्रेशर पड़ रहा है। मईशत की जो मखदूश सूरत हाल चल रही है, वो तो खुद कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से कि मुझे परवाह नहीं है या मैं ये असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन आज की आप देखें उनकी रेटिंग जो निकली है सिर्फ 37% रेटिंग, विच इज जस्ट गोइंग डाउन यू नो सो फास्ट। तो वो उनको रेटिंग का फिर ये जब मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो उसका मतलब ये कि रिपब्लिकन पे तो काला धब्बा लगा और उसके बाद वो जो है वो सिटिंग डक के तौर पर रबड़ स्टैम्प सदर होंगे। टाइम है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद यूजुअली कैंपेन शुरू होती है। अगला महीना इसलिए भी अहम है क्योंकि उसमें इनका दौरा है चीन प्लान है और इस बारे में भी आपको पता है वो बयान दे चुके हैं, गले लगाएंगे एक्सेट्रा। जी, तो वो उससे पहले कितना जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ये मामला बिल्कुल सेटल हो चुका हो? चीन के दौरे का मकसद उनका क्या हो सकता है? उनका मकसद माइशत के साथ पर है और जियो पोलिटिकल तो चीज उसमें आ ही जाती है चीन की। डोनाल्ड ट्रंप जाने और पहचाने जाते हैं कि उन्होंने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अपने दौर में हल किए। 8 का वो क्लेम करते हैं, जो हम मानते हैं कि 8 जगह उन्होंने रखवा दी। अब शमूल इंडिया और पाकिस्तान जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था कि ये भी, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि 15 लाख लोगों की जान बचा दी वगैरह वगैरह, तो वो तो ठीक है। अब वो चाहते हैं कि इसके जो अब सिग्नल्स मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप को इंटरप्रेट करना आसान नहीं है पूरी दुनिया में किसी के लिए, उनके अपने लिए अगर वो अपने सारे ट्वीट्स सामने रख के बैठ जाए तो मुश्किल हो जाएगा कि क्या उसमें सिर्फ फाइनल लुबेलबाब निकलेगा। लेकिन अगर दुनिया के हालात को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के यानी अमेरिका के बाकी जो अकाबरीन हैं उनके
उसके बयानात को देखते हुए अंदाजा यही होता है कि उनको यकीनन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हुए नजर आए और अमन के दाई नजर आए। Which is a very strange thing, डॉक्टर जमील, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट तभी रिजॉल्व होंगे, पहले वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, फिर वो उनको रिजॉल्व करेंगे, और आयरनी इज कि वो ही क्रिएट करेंगे और वही रिजॉल्व भी करना चाहते हैं ताकि ऑब्वियसली उनकी जय हो। डॉक्टर दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। बॉटम लाइन मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जंग के बाद बंद हो गई, और अब दुनिया पे वो जोर डाल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं। और इसी तरह चाहे जब वो आए थे और उन्होंने एक टैरिफ्स का तूफान मचाया था पूरी दुनिया में, हुआ था। तो तब चाइना के पास वो लेवरेज था कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट को महदूद कर दे। वो खुली हुई थी, लेकिन जो कि उन्होंने टैरिफ लगाए इसलिए वो एक्सपोर्ट महदूद हो गई, और फिर उन्होंने जोर लगाया कि ये खोल दें। So he creates these problems. Anyway, fine. अच्छा चलें, let us talk about some development or none इन कराची की बात कर लेते हैं। और कराची में साल से लाखों शहरियों के लिए रोज़ाना का इम्तिहान बनने वाला रेड लाइन मंसूबा एक नई किस्म की पेचीदगी का शिकार हो गया है, और फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि मंसूबा अब जल्द मुकम्मल होगा या उसमें मज़ीद बरसों की लंबी ताख़ीर होगी। कुछ भी हो सकता है। मामला जो है ना, अदालत जाने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं, और ऊपर से मामला सिंध हाई कोर्ट भी चला गया है। एक्चुअली इट इज अब ये अदालत चला गया है मामला। हुकूमत सिंध ने मंसूबे पर काम करने वाले लॉट 2 कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके ठेकेदार को फारिग कर दिया है। गुलशन इकबाल में प्रोजेक्ट के ऑफिस को पुलिस ने 2 दिन पहले बाकायदा सील किया है। हुकूमत सिंध ने लॉट 2 के काम में सुस्त रवि पर यह ठेका खत्म किया है। दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार से मुतमईन न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ठेकेदार अब अदालत चला गया है। सो ये पहले भी हो चुका है बाय द वे, इससे पहले भी मुतादिद मंसूबों में जो फिर बहुत डिले होते हैं, जहां इसने इंकशाफ किया है कि सिंध हुकूमत ने उसे रेड लाइन मंसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल बाद दिया था। अदालत ने सिंध हुकूमत समेत मुतादिद महकमों को नोटिस जारी कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्टर की दफ्तर और डीसील करने की ज़बानी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समात अब 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अब सिंध हुकूमत कोई नया ठेकेदार की तलाश में है कि उसको ठेका दिया जा सके। पता नहीं है नए सिरे से काम होगा, इस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है। नए सवालात भी सर्टनली सामने आए हैं। एक तो पहले ही रेड लाइन मंसूबा तकनीकी मसाइल की वजह से बहुत ताख़ीर का शिकार रहा है, और अब ये कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। और लोग जो है ना वो इसी बात पर हैरान है कि बाकी सूबों में प्रोजेक्ट जो है वो बनते हैं और मुद्दत से पहले ही मुकम्मल भी हो जाते हैं। मतलब ये एग्जांपल्स अगर ना हमारे सामने ना होते तो हम भी ना बोलते, लेकिन हैं। तो आखिर ये सारे मसाइल, आई एम सॉरी अगेन, कराची में क्यों होते हैं? इस पर जरा बात करते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वजीर हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। शर्जील साहब, रेड लाइन BRT का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बुनियादी वजह क्या बनी? क्या बैंक की तरफ से आदम एतमाद का इजहार किया गया या सिंध हुकूमत का ये अपना फैसला है, या बैंक का प्रेशर था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए जी, ये प्रोजेक्ट हम ADP जो है उसका जो है वो लोन सिंध गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और ये लॉट 1 और लॉट 2 के काम अलॉट हुए थे। उन सबको डेडलाइंस दी गई थी और उनको काम के टारगेट दिए गए थे। और आपको पता है यूनिवर्सिटी रोड के लिए हमेशा तनकीद होती है, तो ये वाहिद प्रोजेक्ट है। बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं सब अप्रिशिएट हो रहे हैं। ये वाहिद प्रोजेक्ट जिसमें पब्लिक को तकलीफ भी हो रही है और पब्लिक की किराए भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनको दोनों लॉट 1 लॉट 2 को बहुत दफा वार्निंग दी, उनको कहा कि जी आप टाइम पे अपना काम करें। तो लॉट 2 से शिकायत जो है वो ये थी कि जो वो काम अपना टाइम पर नहीं कर रहे हैं। 2-4 दफा उनसे बातचीत भी हुई, सब चीजें हुई, और उन्होंने मुसलसल जो है उन्होंने अपनी रिजर्वेशन दी, उनके अपने वो चीजें थी, उनके सारे रिजर्वेशन को दूर भी किया गया। बीच में ये इशू हुआ कि जी इसकी जो इन्फ्लेशन के बाद रेट्स बढ़ गए, तो उनको उसके लिए इनके क्लेम्स थे, कुछ क्लेम्स भी इनको दिए गए। बाकी डिस्प्यूट बोर्ड में इनके क्लेम्स हैं, तो उसके भी पूरे तरीके मौजूद थे, लेकिन वो काम जो उनकी तरफ से बहुत टाइमली नहीं हो रहा था, तो उस पर हुकूमत सिंध ने जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। अच्छा, आपने अब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अदालत चला गया है, और उसका अपना मौक़िफ़ है वहाँ पे कि जी उसको डिज़ाइन ही 2-2.5 साल बाद मिला है। सो ये बात अगर मज़ीद तूल पकड़ती है तो इससे क्या प्रोजेक्ट मज़ीद सफ़र करेगा? देखिए जी, हमने ना सिर्फ इसको जब हमने टर्मिनेट किया तो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो है वो एतमाद मिली, और एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे इस कॉरिडोर की
प्रोग्रेस पे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की और मुशावरत के साथ ही जो है उस पर स्टेप्स किए, और अब इसको जो काम है वो अगले 48 घंटे में हम शुरू करवा देंगे। और हम एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज कर रहे हैं ताकि जो यूनिवर्सिटी रोड का जो मिक्स ट्रैफिक लेन है इसको फौरी तौर पर हम खोल दें ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। तो उसके लिए एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो एंगेज किया जा रहा है, और डे नाइट काम होके हम इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द आवाम के लिए खोलना चाह रहे हैं। इसमें कोई इल्तवा नहीं होगी। वेल, काम तो डेफिनेटली होना ही चाहिए और बहुत जल्दी से शुरू हो जाना चाहिए। अवाम जो है वो बहुत तंग आ चुके हैं, तो क्या उम्मीद रखें, कोई टाइमलाइन दे दें कब से दोबारा काम स्टार्ट होगा? वैसे अभी आपने कहा है, बट 48 hours। लेट्स गिव अ बिलीवेबल टाइमलाइन हियर, और फिर ये भी बता दें कि वो कंप्लीट कब होगा। देखिए, अगले 48 घंटे में जो है हमारी प्रायोरिटी अभी तक की कोशिश हमारी है कि अगले 48 घंटे में इस पे काम दोबारा शुरू हो जाए, और इसके लिए स्पेशल इमरजेंसी बुनियादों पर एक स्पेशल क्लॉजेज होते हैं, इमरजेंसी बुनियादों पर हम जो है इसका काम शुरू कर रहे हैं अगले 48 घंटे में। और हमारी कोशिश है कि 2 महीने में मिक्स ट्रैफिक का जो है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, वो खत्म कर दी जाए। अच्छा, एक और मेगा प्रोजेक्ट शाहरा भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे, वहाँ भी काम की रफ्तार से क्या आप मुतमईन हैं? ऑलमोस्ट हर हफ्ते मेयर कराची दौरा भी करते हैं, वीकेंड पे उसकी वीडियो भी लगाते हैं। उसकी ओपनिंग कब तक मुतवक्के है? क्योंकि होना तो वो ख़त्म दिसंबर 25 में था, फिर बारिशों की वजह से भी बताया गया कुछ ताख़ीर हुई। अब एक्चुअल कब तक खुल जाएगा? देखिए जी, शाहरा भुट्टो की जो प्रोग्रेस है उससे हम मुतमईन हैं। जाहिर है, जब बड़े काम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें टेक्निकल चीजें आती हैं। शाहरा भुट्टो जो है वो इंशाल्लाह ताला अगले माह जो है वो पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी, और उसमें ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। कराची के शहरियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इससे कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ी सहूलत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से देने जा रही है। शाहरा भुट्टो जो है उससे आपका जो ट्रैफिक का फ्लो है वो काफी चेंज होगा, लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। डायरेक्ट हाईवे पे जो है आप मतलब इसके मुख्तलिफ हैं कॉरिडोर्स, लेकिन डायरेक्ट हाईवे तक आपको एक्सेस मिल जाएगी, जो कि आप मैक्सिमम 30 मिनट्स में जो है वो एक्सेस आप डायरेक्ट हाईवे के सेंटर में पहुंच जाएंगे। शुक्रिया आपका शजील मेमन साहब। अभी इस पे बात करते हैं। जमार जोकियो हमारे साथी हैं, और कुछ दिन पहले भी इन्होंने जियो पे रिपोर्ट किया था, और रेड लाइन मंसूबे के इस हिस्से पे जिस सुस्त रवि का शिकार है काम, वो इन्हीं की रिपोर्ट भी थी। अच्छा जमार बताएं, अभी मेमन साहब से, हमारी शजील मेमन साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं 48 घंटे में काम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। ये कौन सा स्ट्रेच है जिसकी बात हो रही है, जिसकी पहले भी आप निशानदही कर चुके हैं? ज़रा हमें ब्रिंग अस अप टू स्पीड प्लीज़। ये जो यूनिवर्सिटी रोड में मौसमियात से लेकर नुमाइश तक का जो हिस्सा है, जो कि तकरीबन 13 किलोमीटर का है और बड़ा हिस्सा है, लॉट 2 कहलाता है इसका रेड लाइन प्रोजेक्ट का, वो ये जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया गया है। इसी की बात कर रहे थे वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन के, उसका काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की ताकि हम उनका भी मौक़िफ़ जानें, क्योंकि अगर हम लॉट 1 की बात करें तो ये दोनों जो लॉट है, ये तो टोटल जो रेड लाइन मनसूबा है ये 2024 में मुकम्मल होना था। अभी तो ख़बरों में लॉट 2 है, मगर अगर हम लॉट 1 की बात करें तो वो भी 2 साल ताख़ीर का शिकार है। अभी भी लग नहीं रहा कि वो जल्दी उसका काम मुकम्मल होगा। तो ये दोनों लॉट ही हैं, और बड़ी बात यह है कि जो लॉट 1 का कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हम ये कहें कि लॉट 2 वाला कॉन्ट्रैक्टर छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, तो लॉट 1 वाले कॉन्ट्रैक्टर ने लाहौर का BRT भी बनाया है, उसके अलावा दीगर मनसूबे भी बनाए। तो क्या है कि वही कॉन्ट्रैक्टर अगर सिंध में आता है तो यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना था कि 2022 में ठेका उसको अवार्ड हुआ, उसका जो डिज़ाइन था 2020 में बनाया गया था, मगर जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने उस डिज़ाइन को उस तरह से अप्रूव नहीं किया, कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ कि मरहलावार उसको डिज़ाइन जो है वो दिया गया। अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना था कि 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉट 2 का है उसका डिज़ाइन उसको मिला है, जिसमें से बकौल उसने 40% काम किया है। हो सकता है हुकूमत इससे इख्तलाफ करे, ये उसका मौक़िफ़ है। 40% उसने काम किया है, 10% की यूटिलिटीज़ हैं। मज़ीद जो 40% का रिमेनिंग डिज़ाइन है वो उसका कहना है कि 15 अप्रैल को मिला है, इसी महीने मिला है। तो मंसूबा मुकम्मल होना था 2024 में, और अगर बकौल उसके डिज़ाइन उसको तकमील के 2 साल बाद मिल रहा है तो ये बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मुश्किल है कि वो काम मुकम्मल कर पाए। और अब भी उसका ये कहना है कि मज़ीद 10% का जो डिज़ाइन है वो अभी भी रिमेनिंग है। तो ये आप लॉट 1 की बात कर रहे हैं? लॉट 2 का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो गया ना, ये आप लॉट 1 की बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं लॉट 2 की बात कर लॉट रहा हूँ 2 कि जो की ही नहीं, तो बात चल रही है। अब जमार ये मैंने जानने की बताएं, कोशिश की कि अब इन द मिडल ये कॉन्ट्रैक्टर तो आउट हो गया, कुछ काम हुआ होगा नेचुरली और बाकी जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उन्होंने करना होगा। एक बनती हुई चीज़ में किसी और को डालना और फिर एक्सपेक्ट करना कि जल्दी जल्दी काम हो, आई एम सॉरी, हमें तो ये लग रहा है कि ये तो बहुत लंबी बात चलेगी अभी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तरीक़ेकार की, जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बाकायदा एक स्ट्रिक्ट तरीक़ेकार होता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट येलो लाइन चल रहा है उसके 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो सका, क्योंकि टेक्निकल बिड होती है, फाइनेंशियल बिड होती है, फिर वो एक टाइम पीरियड होता है हर मरहले का, जो कि उसके बाद जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया। हो सकता है हुकूमत सिंध इस बार कोई अलग तरीक़ेकार अपनाए, जिस वजह से शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो रवायती तरीक़ेकार से तो नहीं हो सकता। हो सकता है कोई और एडॉक बेसिस पर वो कोई तरीक़ेकार अपनाए जिससे ये मुमकिन हो सके। अगर ये होता है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मगर एक चीज़ है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब इसकी जो लागत थी, ये जो लॉट 2 की अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर की थी, 16 अरब रुपए, तकरीबन 1.25 अरब रुपए पर किलोमीटर था। और अभी जो अगर हम ग्रीन लाइन एक्सटेंशन की बात करें तो पर किलोमीटर 3 अरब रुपए आ रहा है। हो सकता है कि उसमें भी शायद एक्सटेंशन आए, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। तो मौजूदा रेट जो है वो 3 अरब या उससे ज़ायद का है अगर हम BRTs की बात करें। तो ये जब अवार्ड हुआ था, अगर ये मुकम्मल हो जाता तब इतने का था, और अभी भी जो है इसकी कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। लॉट 1 पे काम की क्या प्रोग्रेस है? कितनी लॉट 1 का काम कितना फीसद हो लॉट गया? 1 पर अभी गवर्नमेंट से जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो दे आर वेरी रिलक्टेंट इन शेयरिंग नंबर्स, मगर उसकी जो स्पीड है वो लॉट 2 से बेहतर है। अगर हम वहाँ पर जाते थे पहले भी, जैसे हमने रिपोर्ट किया, तो वहाँ पर मशीनरी में नज़र आती थी, काम होता हुआ नज़र आता था। यहाँ पर क्या हुआ था कि 25 मार्च को इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ थे, जो हमने पहले ही बात की थी, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया, उसका लेटर भी हमारे पास मौजूद है। और अब ये कॉन्ट्रैक्टर अदालत में है, राइट? दिए उससे बिल्कुल। अच्छा, एक और जो टर्मिनेशन का लेटर दिया गया है वो थोड़ा सा उसमें इबाहत ये है कि उसमें लिखा गया है कि 14 दिन का आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है। हमने देखा कि 21 तारीख को नोटिस दिया गया और 21 तारीख को ही ऑफिस सील कर दिए गए, तो वो 14 दिन का जो पीरियड था वो भी ऑनर नहीं किया गया। हुकूमत समझाएगी तो हमें शायद समझ आए। गॉट इट। ये सारी चीज़ें जो है ये तो अदालत में ही क्लियर होंगी। जमार, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया। सो बात तो बीच में ही रहेगी, इंतजार करें कि नए कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और फिर वो 48 घंटे का, तो पहले 48 घंटे का इंतजार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब 2 चीज़ें होगी, एक तो ईरान US टॉक्स का इंतजार चल रहा है, फिर अब इसका इंतजार 48 घंटे। हम अपनी डेडलाइन जरा लिख लें, हमारी जिंदगी बहुत बिजी हो गई है जी, और अभी हमें ब्रेक भी लेनी सारी है, डेडलाइन तो से लिखनी थोड़ा है। सा इंतजार। PSL 11 हो रहा है और एक और सनसनीखेज एंटरटेनिंग मैच हुआ है कल का। उस्मान खान को तो आप जानते ही होंगे, UAE वाले 10 छक्के 5 चौके 44 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी की है। मतलब कमाल, समथिंग दैट यू हैड टू वॉच। और हसन ने सिर्फ 6 गेंदों पर 24 रन की बदौलत हैदराबाद किंग्समैन ने अहम तरीन मैच में मुल्तान सुल्तान को 4 विकेटों से मात दी है। मुल्तान सुल्तान के स्टीव स्मिथ की 47 गेंदों पर बनाई गई सेंचुरी भी रायगा गई हैं। सो देयर वर 2 सेंचुरीज, वन फ्रॉम मुल्तान वाज डूइंग रियली वेल, और उन्होंने हदफ भी कोई क्या 200 समथिंग कितना दिया था उन्होंने, कुछ इस किस्म का ही दिया था। और दूसरे मैच 213 का था बाय द वे। दूसरे मैच में फास्ट बॉलर अली रजा की हैट्रिक भी, और कौशल मेंडिस के 80 और फरहान खान यूसुफ के 58 रन की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में मुसलसल 8वीं फतह हासिल की है। So कल वाले जो मैचेस थे ना, they were something to watch out for, but the way Kingsmen are playing, they have come with a plan. Actually, Abdullah, you remember way back जब ये सारी हो रही थी चीज़ें, हम इस्लामाबाद गए हुए थे और हैदराबाद की ये टीम आई थी, and then we met the owner and stuff. वो उस वक्त उनसे बात करके पता चल गया था कि उनके पास कोई प्लान, हाँ उनके पास प्लान है। वो जो एम ही नहीं आगे कि इमोशनल होके जी हम हैदराबाद की टीम बनाएंगे एंड एवरीथिंग, नो। तो अब वो प्लान जो है वो हमें नजर भी आना शुरू हो गया है। और जिस तरह नीचे के प्लेयर्स ने आके मैच जितवाया है, हसन ने, इरफान खान, नियाजी ने, सो वो कमेंडेबल बात है। और 4 मैच हारने के बाद जिस तरह दे हैव पिक्ड अप नाउ एंड दे आर देयर। सो हम जरा पॉइंट्स टेबल बता दें। नंबर 5, 6, 7 शुरू करें ना, 5। हाँ, पेशावर ज़ल्मी इज एट नंबर 1। ऑब्वियसली उन्होंने 9 मैच में से 8 जीते हैं, 17 पॉइंट्स उनके हासिल हुए हैं उनकी बदौलत। मुल्तान सुल्तान
अभी भी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं अपने बेहतरीन रन रेट और 12 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं तीसरे नंबर पर 4 पॉइंट्स के साथ। हैदराबाद किंग्समैन भी अब चौथे पर आ गए हैं। रन रेट इनका इस्लामाबाद से ज़रा कम है, लेकिन और पॉइंट्स भी बस एक ही पॉइंट का फर्क है। देखिए टॉप 2 जो है ना उधर वे अहेड हैं और बाकी 3-4 जो हैं वो काफ़ी करीब करीब हैं। लाहौर कलंदर्स भी अगर पॉइंट्स देखें तो हैदराबाद के साथ ही है, हाउएवर रन रेट मैटर्स, तो लिहाजा ये 5वें नंबर पे आ गए हैं। और छठे पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और 7वें पे कराची किंग्स, इनके भी पॉइंट्स सेम है बट ऑफ कोर्स रन रेट डिसाइड्स। एंड देन लास्ट इज रावलपिंडी विद नो विन्स, ऑल लॉसेस एंड बॉटम ऑफ द टेबल। तो वही पीएसएल हमेशा शुरू होता है और फिर बड़ा एक्साइटिंग होता चला जाता है, तो हम वो एक्साइटिंग बिट्स में आ गए बिकॉज द मैचेस हैव बिकम रियली इंटेंस एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो या अभी हम किसके लिए, क्वेटा के लिए ज़रा मुश्किल हो गई है। इस्लामाबाद के 7 मैचेस हुए हैं ना अभी, सो लेट्स सी क्या होता है। उनके लिए अभी भी चांसेस हैं, जिनके 9 मैचेस हो गए हैं ना उनके लिए और उनके कम पॉइंट्स हैं। अब उनका हो गया है, डिफिकल्ट फॉर देम, उनका तकरीबन हो गया है। अच्छा आज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर पाकिस्तान पर हमला करने और फिर मुंह की खाने के बाद कदम कदम पर भारत को शर्मिंदगी और रुस्वाई का सामना करना पड़ा। दुनिया के बाहर और अपने मुल्क में मोदी हुकूमत की जगहसाई हुई और आज तक हो रही है, जबकि आई मीन शुड वी इवन से इट, पाकिस्तान जो है वो आलमी मंजरनामे पर एक नई शनाख्त और ताकत के साथ उभरा है। और 1 साल होने को आ रहा है भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भयानक ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ अब भी प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है। रुके नहीं है, सीखना नहीं है किसी ने। और कभी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कभी भारतीय आर्मी चीफ जो है वो नए ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों का कहकर अपनी जो है वो एम्बैरेसमेंट ही है ऑब्वियसली वो मिटाने की कोशिश करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि साबित हो चुका है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। यस, मेनी अ टाइम्स। बहुत सारे सवालिया निशान पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि पहलगाम का वाक़या जैसे ही हुआ उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। इसका मतलब ये है कि उसका मतन पहले से तैयार था। ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाद में ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि भारत की सिविल सोसाइटी ने, भारत के सियासतदानों ने और भारत के थिंक टैंक्स ने इस पर बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे हो गया कि ना वहां पर कोई सिक्योरिटी थी और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। इस तरह के जो झूठे वाकयात होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, उस पर जो एक झूठा बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है तो वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे। और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है ना, चलें छोड़ दें कि दुनिया को साबित करें, आप अपने लोगों को तो साबित कर दें कि यहाँ कुछ हुआ था, आप तो वो ना कर पाए। तो पहलगाम वाक़े के बाद अब तक तफ्तीश के नाम पर दर्जनों कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज तक भारत पहलगाम वाक़े पर मुलव्विस अफराद को सामने नहीं ला सका। आई मीन ये अजीब सी बात लगती है ना। पिछले महीने आपको बता दें कि भारत की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की साजिश पकड़ी गई, जिसके तहत जेलों से निकाल कर कुछ बेगुनाह कश्मीरी कैदियों को इस्तेमाल करना था। और भारत कुछ भी कर ले मसला कश्मीर को ना पहले दबा सका है और ना आइंदा दबा सकेगा। दे जस्ट डोंट हैव द सेंस। आज या कल कश्मीरियों की आवाज़ को सुनना तो पड़ेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि कश्मीरी अवाम के सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हम हर सतह पर करते रहेंगे और कर रहे हैं। सो ये है सूरत हाल और इस पर ज़रा हम बात भी करते हैं। मिशाल मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, कश्मीरी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद अब ये सब कुछ सामने ही है कि वो एक साजिश थी। अब मतलब झूठे सच्चे एविडेंसेस भी ले आए, उस वक्त भी सामने था वैसे, सॉरी क्लियर कट फोर्स्ड। अब वो उसमें उस काम में भी सही नहीं है, बस फिल्में सही बनाई हैं, मतलब वो चल गई हैं एटलीस्ट उनकी। अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की जो कोशिश थी वो तो बिल्कुल नाकाम रही है। नोबडी बिलीव्ड इन द वर्ल्ड।
भारत ने किया है क्यों? आपको क्यों लगता है ये कश्मीर में ही क्यों किया गया, ताकि कश्मीरियों को और दबाया जा सके? मशाल साहिबा के साथ हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद हर। इन द मीन टाइम सैयद मोहम्मद अली माहिर सिक्योरिटी अमूर हमारे साथ हैं, उनसे भी यही सवाल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, क्या पॉइंट था इंडिया का? अब आपको 1 ईयर ऑन क्या लगता है कि ऑब्वियसली उनका स्टेटस किस तरह बैठा है? झाग की तरह इंडिया का स्टेटस भी बैठ गया। बीच में वो जो चीखें मारते रहे 1 साल पहले कि जी ये हमारे साथ हुआ है, पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान करता आया है, They had nothing to prove for it। कोई होमवर्क नहीं था उनकी साइड से, और अब तो मेरा ख्याल है कि वो उनको यही करना चाहिए कि वो चुप करके बैठ जाए। तो लेने के बार बार इस बात को नहीं उठाया जाए। बहुत मेजर मिसकैलकुलेशन नहीं हो गई सर? जी बिल्कुल। देखिए, बुनियादी जो वजह है इसकी वो भारतीय हुकूमत की जो एक तंग नजरी और नफरत पर मबनी एक फलसफा हयात है, जिसको उन्होंने अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ भी पॉलिसी की शक्ल में नाफिज करने की कोशिश की, जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे भी की, और उसके दो जो शवाहिद और मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके सामने मुसलसल पिछले आप समझ लें कि 77 साल से नजर आ रहे हैं। एक दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही, रियासती दहशतगर्दी अपने मकबूजा कश्मीर के और दीगर माइनॉरिटीज के खिलाफ, और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की पुष्पनाई। और आप जानते हैं पाकिस्तान समेत उनका कोई हमसाया मुल्क ऐसा नहीं है जो कि दहशतगर्दी से महफूज हो, और चाहे वो ताबिल टाइगर्स की पुष्पनाही हो श्रीलंका में, चाहे मुक्ति बाहिनी की पुष्पनाही हो साबिक मशरकी पाकिस्तान में, चाहे दलाई लामा की पुष्पनाही चीन के खिलाफ हो, चाहे ETIM की पुष्पनाही सीकियांग में हो, चाहे BLA BLF और TTP की पुष्पनाही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो ये देखें, इसकी दो वजूहात हैं जिसका पहलगाम वाक़े से बड़ा गहरा और बुनियादी ताल्लुक है, और उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौजी क़यादत ने और हमारे अफवाज ने जितने मुंह तोड़ तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से उनकी जाहिलियत का जवाब दिया है, उसके नतीजे में उनकी फौजी और सियासी क़यादत अब इस बात को समझ चुकी है कि रवायती या तजवीज़ाती डोमेन में वो पाकिस्तान से पंजा आजमाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको याद होगा मुहसिन नकवी साहब ने भी पिछले साल कहा था कि इन्होंने दहशतगर्दी की जो पुष्पनाही और सपोर्ट है वो 3 गुना पिछले साल बढ़ा दी है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि रवायती यानी कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डोमेन में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए दहशतगर्दी के जरिए से या फेक नैरेटिव या झूठे बयानिए के जरिए से हमें दुनिया में यानी कि प्लान करने की उनकी कोशिश थी। लेकिन आपने देखा कि पिछले साल से जो हमारी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ वो बुनियानुल मरसूस से फिर उन्होंने 80 ममालिक में मंदूब भेजे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, लेकिन दुनिया ने उनका नैरेटिव बिल्कुल कैरी नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिफारती सतह पे भी उनकी जारियत बिल्कुल एक भयानक आलमी कानून की खिलाफ वर्जी समझी गई। और फिर आपने देखा कि अब मशरिक़ वुस्ता में भी पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है एक आलमी जंग को रोकने के लिए, एक देरपा अमन के क़याम के लिए, वो इस बात का सबूत है कि अब भारत में जो है नफरत तशवीश पैदा हो रही है कि हम तो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं उस निज़ाम में जिसमें हम P5 के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहते थे। तो इस इररेलेवेंसी में या इसके खदशे में आपको पता है उनका जहन शरारत तो करते हैं ना, फिर या साजिश तो करते हैं, तो फिर वो साजिश कोई और भी प्लान कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले भी ये इत्तलात आई थी कि साजिश पकड़ी गई जिसको बेनकाब कर दिया गया, कश्मीरी जेलों से रिहा कराना था कुछ बेगुनाह कश्मीरियों को और उनके तहत कोई नया ड्रामा रचाना था। अब उनकी बिलीवेबिलिटी भी दुनिया में कम हो गई है। आपको क्या लगता है, उनकी प्लानिंग का फुकदान है या उनके मुशीरों की कमजोरी है जो उन्हें ठीक समझा नहीं पा रहे हैं कि ये काफी हो चुका है एंड पीपल द वर्ल्ड डज नॉट बिलीव इट नाउ? जी देखिए, मैं इसको कमजोरी से ज्यादा उनकी मजबूरी से गर्दानता हूँ। बुनियादी वजह ये है कि देखिए, हमें इस बात का एतराफ करना चाहिए कि दहशतगर्दी की पुष्पनाई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो महारत और तजुर्बा भारत का है उसकी तो कोई नजीर नहीं मिलती है। आप चाहे पहलगाम के वाक़े की बात करें, चाहे समझौता एक्सप्रेस की बात करें, चाहे मुंबई अटैक्स की बात करें, चाहे और वाक़े की बात करें, उनको वो मुझे तो अफसोस होता है उन मासूम भारतीय शहरियों पे
जो कि निशाना बनते हैं इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इसलिए कि वो उसका ब्लेम जो है पाकिस्तान या मुसलमानों पर डाल सके। तो ये वो हमें मैं समझता हूँ जो जी शऊर और जिम्मेदार भारतीय शहरी हैं जो पुरअमन सोच रखते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है वो अपनी हुकूमत पर दबाव डालें और उनको मजबूर करें कि वो अपने वसाइल और अपने मैंडेट को अपने मुल्क के मसाइल के हल में इस्तेमाल करें, बजाय कि खित्ते में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने और अदम इस्तेहकाम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें। और आप देखें कि ये जो पहलगाम का वाक़या जिसकी आज हम याद मना रहे हैं, चाहे भारतीय साबिक सीनियर इंटेलिजेंस चीफ हों, दौलत साहब थे, इसी तरह आपने देखा कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके ऑपोजिशन लीडर थे, उनके संजीदा जो स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उन सब ने फेक नैरेटिव को जो है वो रिजेक्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि देखें, मैं तो इसको एक मुस्बत अंदाज में देखता हूं कि देखें झूठ के पाँव नहीं होते हैं। वो हकीकत में पाकिस्तान का रवायती एतबार से या तस्वीराती एतबार से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो झूठ का और दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं जो उनके कैरेक्टर और उनकी सोच की कमा हक़्क़हू तर्जुमानी करता है। और हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए और वक्त गुजरने के साथ तो कुछ ज्यादा करना भी ना पड़ा, वो खुद ही जिस तरह आप कह रहे हैं झूठ के पाँव नहीं होते, वो खुद ही एक्सपोज होते भी गए। एंड हेंस अभी उनकी जो आइसोलेशन है वो दुनिया के सामने है, उनको भी बड़ी अच्छी तरह इदराक है इस चीज़ का, महसूस भी उनको हो रहा है और उनकी जो कौम है वो भी बोलना स्टार्ट हो गई है। सो इट हैज़ जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन। हम तो जंग जीत के उनको सुना के दुनिया को दिखा के आगे चल पड़े, वो उधर ही फंसे हुए हैं अभी तक। हुमा, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप देखें, न सिर्फ ये कि हमारा बयानिया, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही दुनिया के सामने साबित हो रहा है, दुनिया उसका एहतराम और एतराफ़ भी कर रही है, बल्कि भारत दुनिया में अब तन्हाई का शिकार हो रहा है। right. उसकी सिफारतकारी जो है वो भी नाकाम हो रही है, उसका बयानिया भी नाकाम हो रहा है, और साथ ही साथ उसका जो सदर ट्रंप ने, तो मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जिस तरह 25 साल की जो गलतफहमी थी अमेरिका की कि जी भारत चीन के खिलाफ एक खराबल दस्ता साबित होगा वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में, उसको कंटेन करने में, उससे भी मार्शल आर्ट मुनीर की क़यादत में हमने जिस तरह उनको धूल चटाई, यार उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो चुकी है। इसीलिए अब वो देख रहे हैं एक तरह से उनका स्टेटस भी डाउनग्रेड हो गया है, रूस भी उनका है, चीन से उनके मसाइल वैसे ही बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी ऑपोजिशन जो है अब उनके बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और एक्चुअली यू आर राइट मोहम्मद अली साहब के होना भी इसी तरह था। हम क्यों, व्हाई शुड वी वेस्ट आवर ब्रेथ इन टेलिंग द वर्ल्ड। उनके अपने ही लोग, उनकी अपनी ऑपोजिशन अब बोलना स्टार्ट होगी और बताना स्टार्ट होगी कि कितना उन्होंने, आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, लेकिन गंद मारा था कल। उनके मीडिया ने जो नैरेटिव बिल्ड किया और जिस तरह से वो एक्सपोज हुआ, इस पे भी हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें, क्योंकि जो मीडिया का किरदार रहा है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सो यस, दे सेल्फ एक्सपोज हो गए हैं वो, अब इसमें मजीद क्या बात करनी। ओके, लेट्स मिशाल मलिक साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, वी हैव कनेक्टेड विद हर। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, अब 1 साल होने को आया है, ज़ाहिर है हम इस पे बात कर रहे हैं, एक साजिश थी, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश थी जो नाकामी हो गई। आपके ख्याल में ये क्यों किया गया कि मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को और दबाया जा सके? देखिए, ये जो पहलगाम का जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो एक भारतीय साजिश थी, और ये एक हादसा नहीं था। अब सारी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये एक सफारती दहशतगर्दी थी, एक डिप्लोमेटिक टेररिज्म मैं इसको कहना चाहती हूँ। और जो इनका मकसद था वो यही था कि आलमी सतह पे कश्मीर की तहरीक को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के जो है जाली मुकदमात और फैटअप जैसी जगहों के ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो और भी ज़्यादा ग्रे लिस्ट में डालना, ब्लैक लिस्ट में डालना। और ये एक सोची समझी पूरी एक साजिश थी, भारतीय स्टेट की साजिश थी। और अब तो सारी दुनिया के सामने खुल के बार बार ये दोहराया जा रहा है कि जो ये हिंदुस्तान ने यही इसी तरह की हरकतें कुछ साल पहले भी की, और उरी का अटैक, पुलवामा का देख लें, पठानकोट देख लें, कितने इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बाद जो है जंग जैसा माहौल एक बनाया। और फिर उसके बाद दुनिया के सामने उन्होंने वो अपनी चीखो पुकार की। और दरअसल इनका मेन मकसद यही होता है कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जो वहाँ पे ये दहशतगर्दी इतनी दिहाइयों से कर रहे हैं, उससे जो है लोग दुनिया
दुनिया को उसकी तरफ से तवज्जो हटाना और जाली जो अपना जो है नैरेटिव वो बेचना, और इसी की घड़ी में अगर इसी का जो तसलसल हमने देखा है कि जो लास्ट ईयर JD वैंस वहाँ पे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उस वक्त ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया क्योंकि उनको डर था कि JD वैंस और जो अमेरिकन स्टेट है वो वहाँ पे सवाल उठाएगी और सारी दुनिया का फोकस भारत के ऊपर होगा कश्मीर के हवाले से। तो उन्होंने वहाँ पे उससे पहले ये दहशतगर्दी उनकी आंखों में धूल डालने की जो एक साजिश की, और ये वही है, रेप्लिका है, रेप्लिकेट किया जा रहा है। 2000 के अंदर जब सन 2000 के अंदर बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो वहाँ पे अमेरिका से दिल्ली आए और उसी वक्त चतसिंहपुरा का जो मैसेकर हुआ और मासूम सिखों को इन्होंने कत्ल किया, और सारा का सारा इल्ज़ाम हमारी एक इतनी अजीम सेक्रेट तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर डाला। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये सारा हुआ, खैर मोर सो फॉर देम। लेकिन ये बताएं मिशाल साहिबा कि पहलगाम ड्रामे के बाद, ड्रामा ही हम उसको कहेंगे, सॉरी, दुनिया ने नहीं सुनी, ये शर्मिंदगी एक तरफ रख दें, फिर पाकिस्तान पर हमला करके भारी नुकसान करवाया और फिर दुनिया भर में जलील होने की एक और शर्मिंदगी। तो मोदी सरकार ने ये सब जो है ना गुस्सा नेचुरली निकालना किस पे था? कश्मीरियों पे। तो क्या कश्मीरियों के हालात आपको लगता है कि ओवर द ईयर मज़ीद सख्त हुए हैं इस सब के बाद? जी बिल्कुल। जब भारत ने मार्का हक के अंदर जो सफारती तौर पे, अस्करी तौर पे जो बदतरीन इबरतनाक शिकस्त हासिल की, तो उसके बाद हमने देखा कि मज़लूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटे। और हमने तारीख़ के अगर पहलू से देखें इसको, कि जो भी काबिज़ फ़ौजें होती हैं जब वो जंग के मैदान में हारती हैं तो वो उस खित्ते के अंदर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट करती हैं। और यहाँ पे तो सिविलियन पॉपुलेशन तो इंडिया का हिस्सा भी नहीं है, ऑक्यूपेशन फोर्स है, काबिज़ फोर्स है। इन्होंने वहाँ जिस तरह के कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशंस किए हज़ारों की तादाद में, उसके बाद भी और उस वक्त भी, पहलगाम के वक्त भी, और जंग जब इन्होंने मार्का हक में हारी तो उसके बाद उन्होंने बहुत से मासूम निहत्ते कश्मीरियों को जेलों के अंदर बंद किया। सर्च ऑपरेशंस के अंदर बहुत से घरों को रेड किया गया, उनके घरों को जो है रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, और फिर उसके बाद बहुत से जो हमारे जवान थे उनको मिसिंग पर्सनस के अंदर डाल के उनको शहीद कर दिया गया। और उसके साथ जो साइकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक सीज कश्मीरी कौम को, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और उसके साथ जो इकोनॉमिक सीज, जिस तरीके से वहाँ पे जो हमारे ना सिर्फ हमारे ह्यूमन राइट्स बल्कि पॉलिटिकल राइट्स को और भी ज़्यादा फर्दर एक्सप्लॉइट किया गया। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जो हुर्रियत की क़यादत है उनके ख़िलाफ़ फास्ट पेस पे जो केसेस चल रहे हैं, तिहाड़ की जो जेलों के अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमों में तेज़ी की गई इन तारीख़ों में, और उन पे और भी ज़्यादा जो है दबाव और प्रेशर और टॉर्चर किया गया। और ख़ास तौर पे अभी हाल ही में आसिया अंद्राबी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, और अभी जो यासीन साहब के ख़िलाफ़ पिछले कितनी दिहाइयों से जो एक फांसी का केस चल रहा है, उसके अंदर जो है पहले तो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स पे था और अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की गई। और बल्कि जंग की जीत के बाद इन्होंने यासीन साहब पे इसका बहुत गुस्सा निकाला, उनकी हालत बहुत दफ़ा बहुत तशवीशनाक हुई, मगर उनको तिहाड़ की डिस्पेंसरी के अंदर तड़पते रहे, उनको इतना इन्फेक्शन भी हो गया मगर उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। तो और उसके साथ जो जाली इन्होंने नैरेटिव अपनी मंजन जो बेचा है अपनी आवाम के अंदर, उनकी तरफ से भी बहुत से सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इनके मीडिया ने जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जो सर्कस और मॉकरी की है, तो पूरी दुनिया में कोई इनको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। और अब तो माशाल्लाह से जिस तरह आगे पाकिस्तान अमन के लिए काम कर रहा है, एक तो इस जंग जो जीती इन्होंने जिसमें बरकत आई, फील्ड मार्शल साहब का जो रोल था, हमारी फोर्सेस का रोल था, हमारी आवाम का रोल था, और इसके बाद पूरी दुनिया में, और इसकी जो खुसूसी बात थी इस जंग की कि कश्मीर पे लड़ी गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लो था हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, एक लास्ट डे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कश्मीरियों की मुश्किलात सिर्फ एक ही सूरत आसान हो सकती हैं, वो ये कि उन्हें अपनी ज़िंदगियों के हक़ का फ़ैसला खुद करने का मौका मिले। Alright, so we have lost the connection again. Thank you मिशाल साहिबा, thank you for being with us. So बात हो गई और मुश्किलात में इजाफा हुआ है गुज़श्ता 1 साल के दौरान, हमें यही पता लगा है जो मिशाल साहिबा ने भी हमें बताया, क्योंकि उनका बराह रास्त रब्ता भी है, उन तक खबरें भी पहुँचती हैं। Without thinking they did डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आपको something पता है, क्योंकि वो हैं ही खबरों में, एक दफ़ा इस मामले में सालिसी कराने की बात की थी, लेकिन फिर वो मामला तब क्या कहीं
सो या कश्मीर वाले हाँ। प्रॉब्लम पे यस, हाँ एब्सोल्युटली। आई थॉट आप वो वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉर का उसमें तो भी शायद लिखा गया था, जो ट्वीट आया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि मैंने ही तो खत्म कराई है, खत्म तो कराई थी, तो वो कश्मीर बहुत वाले कुछ आया था। मामले पे जी जी बिल्कुल, कश्मीर के उन्होंने कहा था कि वी विल टॉक अबाउट इट एंड टेक दिस अप, लेकिन उसका खैर कुछ हुआ नहीं। हुआ ये है कि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा है और आईसीसी ने बाज़ाब्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। आईसीसी हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया था, जो पॉजिटिव आया है। ऐसे मौके पर जब PSL 11 अपने उरूज पर है, यकीनन पाकिस्तान के लिए खबरें सेटबैक ही होती हैं, और है भी। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें ये भी पता है कि वो ड्रग टेस्ट में ना ड्रग में काउंट हो जाती हैं अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि परहैप्स उस तरह जैसे ड्रग टेस्ट ही पॉजिटिव आ गया, एक सेंस आती है ना कि पता नहीं कि कौन से ड्रग्स हो रहे थे, क्या हो रहे थे। कभी कभार कुछ दवाइयों में भी कुछ ऐसी सब्सटेंसेस आ जाती हैं, आपकी मेडिसिन में भी आ जाती हैं, जो कि इसका क्या तरीकाकार होता है, ये जरा हम जानते हैं। और ये रैंडम टेस्ट होते हैं, सारों को किए जाते हैं। होते हैं। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सोहेल, आप जरा हमें खबर दीजिए पीसीबी हेडक्वार्टर्स से, क्या रिस्पॉन्स है पीसीबी का और क्या तरीकाकार होता है इसका? अब आईसीसी ही करेगा जो भी इसका फॉलो अप होगा? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला, पिछले 10-12 सालों से ये जो मामलात हैं डोपिंग के हवाले से या रैंडम टेस्टिंग के हवाले से, जो वाडा के कवानीन है वो बड़े सेंसिटिव सूरत हाल इख्तियार कर चुके हुए हैं। इसमें दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक आउट ऑफ द कंपटीशन टेस्टिंग होती है और एक टेस्टिंग होती है जब कंपटीशन का आगाज हो जाए। ये इसका कोई सरोकार इस चीज से नहीं है कि ये कंपटीशन IOC के हैं या नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, कोई भी हो, किसी भी जगह पर जाके जो मुकामी तौर पर जो नेशनल जो वाडा की डेजिग्नेटेड जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ द कंपटीशन भी और कंपटीशन के दौरान भी जाकर टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो नवाज का केस था ये कंपटीशन के दौरान हुआ है, क्योंकि कंपटीशन था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो उसी कानून और कायदे के मुताबिक क्योंकि कंपटीशन के दौरान हुआ है, तो आईसीसी जो है वो इस तमाम तर मामले को देख रही है और उसने जरूर इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिफाई जरूर किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो भी उनके वेयर अबाउट्स, ये एक बड़ी अहम चीज होती है, टेक्निकल चीज होती है कि आपको जो एक परफॉर्मा आता है प्लेयर्स के पास भी आता है और जो उसकी मुतलका ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फेडरेशन होती है या बोर्ड होता है, उसके पास भी आता है कि खिलाड़ी की जो वेयर अबाउट्स हैं वो बताने होते हैं। अब तमाम तर जो सूरत हाल जो ये है कि इससे पहले मोहम्मद नवाज के वेयर अबाउट्स कहाँ थे, क्या क्या वो कुछ करते रहे, कौन सी वो मेडिकेशन थी, वो कौन सी वो चीजें इस्तेमाल करते रहे, ये तमाम तर डिटेल जो होम बोर्ड होता है, जो होम फेडरेशन होती है, जो नेशनल फेडरेशन होती है, वो मुतला करती है। लेकिन तमाम तर कार्रवाई जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पूरी करना है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास अगर कोई सवालात होंगे, कोई चीज रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डायरेक्टली ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज से पूछेगी। जब तमाम तक चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी, एक पूरा प्रोटोकॉल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। उसमें सजा भी हो सकती है और सजा जिस तरह इस रिक्रिएशनल ड्रग आई है, इसमें कोई वो वाली ड्रग नहीं आई है कि जो आपके ममनुआ कुव्वत बख्श अद्वियात होती है जिसमें खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस जिसका मैं अभी मेंशन कर रही थी। जी, रिक्रिएशनल ड्रग है। दूसरा, हम इस राइट बात की तस्दीक करते हैं कि जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि जब ये रीहैब कर रहे थे, इनको टो की एक इंजरी हुई थी और वो अपना रीहैब मुकम्मल कर रहे थे और ये जो इंसिडेंट है जिसमें उसको आप रिक्रिएशनल जो टेस्ट में आई है, जो रैंडम टेस्ट हुआ था उसमें रिक्रिएशनल ड्रग आई है, ये वाली जो चीज वाकई हुई है ये उनकी दवाई में भी हो सकती है या कोई ऐसा उनसे ना चाहते हुए कोई ऐसी चीज हो गई है, तो वो उस स्पेसिफिक टाइम जो था एक उनका जो इंजरी का था जिसमें वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे थे, ये उस वक्त का है। फिर जब उनकी टेस्टिंग होती है आईसीसी के इवेंट के दौरान, तो उस वक्त उनका रिक्रिएशनल ड्रग का जो ये टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव आया। ऑलराइट, सो आईसीसी के दौरान जो टेस्टिंग हुई उसमें रिक्रिएशनल ड्रग का टेस्ट पॉजिटिव आया। भट्टी साहब बताइएगा, कंटेस्ट कर सकते हैं? हाँ, मतलब कैन ही कंटेस्ट इट? क्या तरीकाकार है? अब पीसीबी का कोई किरदार होगा इस सारे मामले में या खिलाड़ी को अपने तय ये प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा या इसको हैंडल करना होगा? देखें अब्दुल्ला, होता ये है कि अगर मोहम्मद नवाज इस जो उनके खिलाफ डोपिंग का टेस्ट पॉजिटिव आया है इसको चैलेंज करते हैं, तो जो उनका एक और सैंपल बी होता है उसका दोबारा टेस्ट हो सकता है। लेकिन अब पता नहीं है कि मोहम्मद नवाज इसको चैलेंज करते हैं या नहीं करते, लेकिन पीसीबी का इसमें कोई रोल नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो दुनिया भर में जितने भी खेलों के इवेंट्स होते हैं
उनके टेस्टिंग को कंडक्ट करती है। यहाँ भी वाडा के जो कवानीन हैं वो लागू होते हैं, लेकिन जहाँ तक रिक्रिएशनल ड्रग का ताल्लुक है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हम हिस्ट्री देखें, एक तो 2007 में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का फेमस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैं मौजूद था जयपुर भारत में, वहां पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, दोनों को फिर वापस भेज दिया था। लेकिन रिक्रिएशनल ड्रग का एक केस माजी में पाकिस्तानी क्रिकेटर का आया था, वो थे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान। वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन 12 हफ्ते की पाबंदी लगाने के बाद वो फिर क्रिकेट में वापस आ गए थे। तो देखिए, दो किस्म के, बिल्कुल सोहेल ठीक कह रहे हैं, दो किस्म के इसमें टेस्ट होते हैं। एक तो वो ममनुआ अद्वियात होती हैं जो आपके खेल पे असरअंदाज हो सकती हैं, जी, पावर एनहांसिंग ड्रग कहलाते हैं। ये रिक्रिएशनल ड्रग या तो नशे के लिए यूज किए जाते हैं, या जिस तरह सोहेल कह रहे हैं कि उनकी टो की इंजरी थी, लेकिन जो डॉक्टर टीम के साथ होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप की आपको एक और मिसाल बताता हूँ कि इमरान नजीर के आंखों का कोई मसला था, तो इमरान नजीर के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से खुसूसी परमिशन ली थी। तो इस तरह के मामला हैं, लेकिन जो डॉक्टर टीम के साथ ट्रेवल करते हैं वो वक्तन फवक्तन प्लेयर्स को बताते भी रहते हैं कि ये दवाई आपने यूज करनी है, ये यूज नहीं करनी। लेकिन बहरहाल इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक और नेगेटिव चीज जुड़ गई। उम्मीद ये है कि मोहम्मद नवाज पिछले दिनों पाकिस्तान के लिए मैच विनर थे, कल रात हमने उनको नेशनल स्टेडियम कराची में देखा, वो यहाँ पर मैच भी खेल रहे थे, तो उम्मीद है कि वो जल्दी इस मामले से निकल जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर सरे काउंटी ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुअत्तल कर दिया। तो देखें, ये एक और गलत चीज हो गई कि प्लेयर की एक, आप कह लें कि कानून से उनकी मालूमात जो थी उनको नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी हरकत की, दानिस्ता या ना दानिस्ता, वो काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम हो गए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा भट्टी साहब, ये जब ऑफ ड्यूटी होते हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, जब कोई टूर्नामेंट नहीं होता, जब हमारे प्लेयर्स आर नॉट रियली पार्ट ऑफ द टीम और प्लेइंग, कोई एजुकेशन इनकी होती है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? आईसीसी की जानिब, आईसीसी के रूल्स के हवाले से मतलब इनको कुछ इन्फॉर्म किया जाता है? एंड स्पेसिफिकली द डॉक्टर विद द टीम, उसका बड़ा अहम देखिए, इनको बिल्कुल, चूंकि मोहम्मद नवाज तो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं, और अगर हम T20 वर्ल्ड कप से पहले देखें तो पाकिस्तान टीम तो 2-2, 3-3 हफ्ते के वक्फे के बाद मुसलसल क्रिकेट खेल रही थी, और पाकिस्तान टीम के जो डॉक्टर हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, उनको बिल्कुल इससे आगाही फराहम करता रहता है कि ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है और ये नहीं करनी। तो ये जहां हम पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे ख्याल में प्लेयर की ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनको चाहिए कि ऐसी दवाओं से या ऐसी चीजों से वो इज्तनाब करें जो उनके कैरियर पर असरअंदाज हो। प्लेयर्स पे ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसी दवाएं, ऐसी चीजों से इज्तनाब हाँ, वैसे ये तो वो चीजें हो गई ना जो बता, कोई और तो नहीं आके बताएगा। आप मतलब यू आर मैच्योर इनफ टू नो व्हाट यू शुड बी डूइंग, और अनलेस कि बिल्कुल ही आपको अंदाजा नहीं था और किसी मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज आ गई है जो कि आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सोहेल भाई चलें। अच्छा, आखिरी चीज सोहेल भाई ये बता दें कि ये कौन सी रिक्रिएशन? नहीं, नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। I mean, it is a bit of an embarrassment, but हर टीम दुनिया की has sort of gone through it. मतलब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हमें एज अ पाकिस्तानी कितनी लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट होनी चाहिए, बिकॉज कितना फिक्रमंद होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए, नहीं एम्बेरसमेंट भी, सॉरी, क्योंकि बहुत से लोग पॉजिटिव होके कुछ हफ्तों बाद वापस भी आ गए हैं टीमों में, और ये कोई नए खिलाड़ी भी नहीं है। जी, हुमा, एम्बेरसमेंट की जहां तक आपने बात की, ये बड़ा आजकल एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। अगर हम अपनी सोसाइटी के हवाले से देखें, अपनी अखलाकियात के हवाले से देखें, तो ये पैमाना उस लिहाज तक चला जाता है कि हमारी सोसाइटी इस चीज को इजाजत नहीं देती। लेकिन अगर हम दूसरी टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इसके साथ साथ हम साउथ अफ्रीका की बात करें, गुज़िश्ता बरस साउथ अफ्रीका में जो उनके मेन फास्ट बॉलर हैं कगिसो रबादा, उनके ऊपर भी रिक्रिएशनल जो ड्रग है इस्तेमाल करना साबित हुआ था, और उनको भी तकरीबन मुझे याद पड़ता है 3 महीने की उनको सजा का सामना करना पड़ा था, मुअत्तल करार दिए गए थे, लेकिन उनका भी ड्रग में रिक्रिएशनल आया था। और मजे की बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग हो रही थी, और वो इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उनके कुछ
रोज रहते थे सजा मुकम्मल होने में, तो वो छोड़ के गए थे और दोबारा जब वापस आते हैं फिर उसी टीम की तरफ से वो खेल रहे होते हैं। तो ये इसी तरह इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी ब्रूक हैं, दूसरे न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर वो एक पब में चले जाते हैं, वहां पर जाकर उनका ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपकी सोसाइटी और आपकी टीम और आपकी अखलाकियात का आपका पैमाना अपना है। हमारा अखलाकियात का पैमाना अपना है सर्टनली, लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्लोबली इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एंड अच्छा जल्दी से क्विकली बता दें सोहेल भाई। जी बिल्कुल, अभी जो जिस तरह का 4 साल की पाबंदी सिग्नेटरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और आईसीसी और उसके कवानीन लागू होते हैं डोप टेस्ट के हवाले से वाडा के। ये जो रिक्रिएशनल है डेफिनेटली आपका उसी की अंडर है, लेकिन इसकी इतनी लंबी सजा नहीं हो सकती। इस पे पता है हमने सवाल भी इसलिए किया था। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। हमने क्योंकि हम बहुत सी चीजें पूरी दुनिया कर रही होती है, हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन हम ओवरकिल कर देते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स का और ये वो, वेयर एज वी नीड टू समटाइम्स जस्ट लेट इट गो ऑल्सो। मतलब उनको जो सज़ा होगी वो उसके बाद आए या ना आए, हमें एक मॉरल सोसाइटी बन के चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई खेल पे असर नहीं पड़ रहा था और रिक्रिएशनल था तो जाने दो। All the players in the world, you know. Yeah, do it. Not endorsing it, but not trying to kill it either. Not all the players in the world. ये भी एक गलत टर्म होगी, लेकिन मुताद्दिद के नाम अभी हमें भट्टी साहब ने बताया, so they have gone through a पाबंदी. Get over the high of it, okay? अच्छा, अफगान तालिबान रजीम पर ना पाकिस्तान के मुसलसल दबाव की पॉलिसी काम करने लगी है, बताया आपको। और मारूफ अफगान सहाफ़ी के मुताबिक अफगान तालिबान की क़यादत ने अब जो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, खुद फैसला किया है, और इसके लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। और ऐसी ख़बरें भी हैं कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म को तालिबान क़यादत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि मुल्क में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त करें और उन्हें फ़ौरन हिरासत में। फाइनली This is development. This is big. इसी पे बात करते हैं। मुश्ताक यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन मामलात पे गहरी नज़र है। मुश्ताक साहब, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में शिफ्ट आने के बाद अफगान तालिबान पर सख्त दबाव तो नज़र आ ही रहा था। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान रजीम ने TTP से जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। आपके पास इस ज़मीन में क्या इत्तलात हैं? जी अभी तक तो ऐसी अफवाहें हैं कि अफगान तालिबान ने अपने पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर दबाव डालना शुरू किया है, और ऐसी भी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है कि शायद अफगान तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी तालिबान को गिरफ़्तार किया है, जेल में डाला है। मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ अफगान तालिबान के मेंबर्स इस बात की तस्दीक की है ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ उन्होंने TTP के लोगों से कहा है कि जितना मुमकिन हो आप कोशिश करें कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। और ये डेवलपमेंट आपको पता है कि अफगान तालिबान और ये जो पाकिस्तान की हुकूमत थी चीन के शहर उरुमची में जब एक हफ्ते तक बातचीत हुई, तो अगरचे दोनों हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया था, लेकिन चाइनीज़ ने एक बयान जारी किया था और उन्होंने ज़ोर दिया था कि दोनों ममालिक जो है आपस में अख्तिलाफ़ात बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। तो पाकिस्तान ने चीन आपने कहा है कि मतलब अभी तस्दीक नहीं की जा सकती कि ऐसी कोई उनको इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, लेकिन हमारे पास तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स की बड़ी तादाद जो है वो अफगान तालिबान की ही साबित हुई है। तो अफगान तालिबान को पाकिस्तान का एतमाद हासिल करने के लिए क्या करना होगा? असल में अभी तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हुए हैं, तो जो लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, तो कुछ इत्तलात ऐसी थी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि उनमें कुछ अफगान नेशनल यानी अफगान बाशिंदे पाए गए हैं, ज़्यादातर जो खुदकुश हमले हुए पाकिस्तान के अंदर या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से पाकिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में गए हैं, तो उनकी जो पूरी नस्ल थी वो भी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में बड़ी हुई और पाकिस्तान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। तो इसलिए जब ये लोग यहाँ पे कहा जाता है कि शायद ये जो पाकिस्तान में कुछ हमले हुए हैं या बाद जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं ये अफ़गान बाशिंदे, तो बताया जा रहा है कि इसमें ये पाकिस्तानी बाशिंदे हैं,
लेकिन या तो ये अफगानिस्तान में पैदा हुए बड़े हुए, या ये वो लोग थे कि जब ये पाकिस्तान से गए थे अफगानिस्तान तो उस वक्त छोटे थे, उनकी उम्र बड़ी हुई है तो वो लोग हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कोई शक की बात नहीं है कि अफगान तालिबान और TTP के दरमियान रबते बहुत करीब थे और अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे अफगान तालिबान। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब, इस पे हम ज़रूर आगे आने वाले दिनों में तफसील से बात करेंगे, बट बिकॉज दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट रिक्वायर्स आवर अटेंशन। आज इजाज़त लेंगे आपसे, सी यू टुमारो। See you, bye.